नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रूस के कजान पहुंचे हैं और 2 दिन के रूस दौरे पर वो वहां रहने वाले हैं। ब्रिक्स समिट के लिए गए, इसकी बात होगी। और अभी आप जो देख रहे हैं ये अभी की तस्वीरें हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री अभी जहाज से बाहर भी नहीं निकले हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। एक दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पहले कल जो खबर आई कि भारत और चीन के बीच एक समझौता हो गया है, जिसमें अब पेट्रोलिंग पहले की तरह दोनों की सेनाएं जो है वो किया करेंगी। डिसएंगेजमेंट की दिशा में, मतलब पूर्ण डिसएंगेजमेंट की दिशा में मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्री ने भी कल इस पर स्टेटमेंट दिया, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। आज महाराष्ट्र का आपको एक सर्वे भी हम दिखाएंगे। हालांकि सर्वे से अब डर लगने लगा है, हमें भी डर लगने लगा है, लेकिन फिर भी एक सर्वे हुआ है, प्रतिष्ठित एजेंसी ने किया है। और वैसा सर्वे नहीं है कि सीट बताई जा रही हो या वोट बताए जा रहे हो। ये मुद्दे कौन से हैं लोगों के बीच में, योजनाओं, कौन सी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। एकनाथ शिंदे की सरकार, एनडीए की सरकार, इन महाविकास आघाड़ी की सरकार में से बेटर कौन सी सरकार लोगों को लगती है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में से बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखा जाता है। ये सारे सवाल उसके अंदर है। सारी सामाजिक वर्गों के अंदर कौन सी पार्टी या कौन सा धड़ा इस वक्त जो है वो ज्यादा लोकप्रिय दिखाई दे रहा है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और महाराष्ट्र की चुनावी खबरों की। और कांग्रेस पार्टी का झगड़ा जो है शिवसेना के साथ लगा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ, वो आज क्या खत्म होगा। दोनों के बीच सीटों को लेकर कोई सहमति बनेगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, खबर आई थी, आज तक तो हुई नहीं। क्या आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शरद पवार से मुलाकात हुई है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स की। अब वो मातोश्री पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। देखते हैं कि आज वहां पर क्या होता है और क्या ऐसे ही महायुति में, यानी बीजेपी और शिंदे सेना में सब कुछ ठीक है, इसकी भी हम लोग आज बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें, उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन आइए पहले शुरुआत कर लेते हैं। ये जो मैं आपको सर्वे कह रहा था, इससे मेहमानों से आपको मिलवा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, विजय जी का बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार जी है हमारे साथ, अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ। ये सर्वे देखा आप लोगों ने? सीएसडीएस ने सर्वे किया है, बेसिकली स्टडी है एक्चुअली। नहीं, सीएसडीएस एक एकेडमिक संस्था है स्टडी। तो हालांकि जैसा मैंने कहा, डर तो अब हर सर्वे से लगने लगा। कहा डर लगता है, लेकिन है क्या कि भारत में तो ऐसा देश है ना, चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले में, घर के ड्राइंग रूम में बात करने ही लगते हैं लोग। तो छोटा छोटा सैंपल साइज तो सब करते रहते हैं। इनका भी अपना है तो उस पर भी बात कर लेंगे, क्या डरना है? नहीं, और सर्वे तो हो ही रहे होंगे ना, अभी भी सारी पार्टियां अभी भी सर्वे कराई रही हैं। जो लोग उसको कहते हैं, खारिज करते हैं, सर्वे वो पार्टियां भी इसको स्टडी के तौर पर वो देते हैं कि ये बेहतर है सर, स्टडी हुई है, स्टडी कहेंगे हम। ये स्टडी है। अच्छा, ये भी अच्छा है कि स्टडी कोई आउटकम भी नहीं निकलना। नहीं, स्टडी का आउटकम है, स्टडी का आउटकम होता है स्टडी का। तो हम खबरों पर भी बात करते रहेंगे महाराष्ट्र की। और ये सर्वे के कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। सर्वे से के साथ साथ कुछ बैकग्राउंडर्स भी हैं, पिछले चुनाव में क्या हुआ था। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहले एक जेनरिक प्राइमर सा भी हो जाता है, हमारा भी रिवीजन हो जाता है इस बहाने। जैसे महाराष्ट्र के कुल कितने क्षेत्र हैं और उनमें कितनी सीटें आती हैं, आइए एक नजर इस पर डाल लेते हैं। इससे हम लोगों को भी आगे बात करने में आसानी होगी। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र 70 सीटें आती हैं पश्चिम महाराष्ट्र में। सर बताते जाएंगे यहाँ पर कौन सी पार्टी की ज्यादा दखल मानी जाती है। पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का ज्यादा होल्ड है, कांग्रेस का भी है, लेकिन शरद पवार का स्ट्रांग होल्ड है। शुगर लॉबी वहीं से सारी आती है, जितनी शुगर लॉबी है, शुगर लॉबी वाली बेल्ट पश्चिम महाराष्ट्र की। विदर्भ 62 सीटें आती हैं, तो सबसे बड़ा रीजन पश्चिम महाराष्ट्र है, 70 सीटें। फिर विदर्भ है 62 सीटों वाला। यहाँ बीजेपी भी स्ट्रांग है, कांग्रेस पार्टी का भी अच्छा होल्ड है। हाँ, लोकसभा में कांग्रेस तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। 10 में से 8 सीटें कांग्रेस से जीती है। और संघ मुख्यालय भी विदर्भ में आता है। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों विदर्भ, नागपुर से आते हैं। वहां पे भी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले भी विदर्भ से आते हैं। तो यहाँ कॉन्टेस्ट जब मतलब लार्जली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा। हाँ, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा, लेकिन बदल गया एक तरह से। कहते हैं एक जमाने तक कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। एक जमाने तक ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था। नितिन गडकरी से पहले जो लोकसभा है वो भी, यहाँ तक कि जहां संघ मुख्यालय है रेशम बाग में, ठीक है, वो भी कांग्रेस जीत लेती थी। इसको लेके बड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में 29 सीट थी कांग्रेस के। हाँ, मराठवाड़ा 46, ये मतलब मध्य महाराष्ट्र एक किस्म से ना। मराठवाड़ा में 46 सीटें को लेकर नाम से ही जैसे साफ है, मतलब मराठाओं का गढ़ आप इसको कह सकते हैं, बेसिकली खेतिहर मराठा। और वहां लड़ाई जो है खेतिहर मराठाओं की चल रही है आरक्षण को लेकर के। सर्वे में इसको लेकर के बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। कोंकण
ये जो आपका कोस्टल बेल्ट है पूरा 39 सीटें, यहाँ पर कोई किसी एक पार्टी का होल्ड मानते हैं? नहीं, शिवसेना का है। शिवसेना का है, कौन सी कोंकण शिवसेना? मतलब अब तो दोनों शिवसेना है, लेकिन शिवसेना का गढ़ कोंकण है, शिवसेना हालांकि अब अगर कहेंगे रत्नागिरी, तो ठाणे। कोंकण जो है वो एकनाथ शिंदे के खाते में ज्यादा अब जाती दिखती है, और जब हम मुंबई सिर्फ आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा फिर वो उद्धव ठाकरे का प्रभाव दिखेगा। फिर अच्छा, इसके बाद मुंबई, कोंकण में 39 सीटें हैं, मुंबई में 36 सीटें आती हैं, तो मुंबई में बराबर बराबर प्रभाव मानते हैं या उद्धव ठाकरे का है ज्यादा? उद्धव ठाकरे का थोड़ा होल्ड ज्यादा है। होल्ड नहीं, ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा जोड़ी ना, अभी बटकरा रखा नहीं है आपने, ये दोनों में उद्धव का ज्यादा है। जैसे ही भाजपा आ जाती है तो इधर का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। कोंकण मुंबई दोनों की बात? दोनों में। ऑलराइट, ठीक। क्योंकि ये दोनों बेल्ट में दो चीजें हैं ना, एक तो जिसको हम कहते हैं ना कि वो मराठी अस्मिता के साथ वो हिंदू जो जुड़ता है तो वो जुड़ जाता है, और जब भाजपा के साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा हिस्सा प्रवासी का जुड़ता है, जिसको हम लोग अक्सर महाराष्ट्र में नहीं जोड़ते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए 2019 में 36 में से बीजेपी 17 सीटें जीती थी। ठीक, एक नॉर्थ महाराष्ट्र है, फिर 35 सीटों वाला। आगे बात करेंगे। आपको जरा प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखा देते हैं। कजान में प्रधानमंत्री का जहाज लैंड हो चुका है, स्वागत हो रहा है उनका बड़ी पारंपरिक वेशभूषाओं में। वहां पर पहुंचे हुए हैं स्थानीय लोग उनका स्वागत करने के लिए। अच्छा, यहाँ उनकी मुलाकात होगी आज बायलैटरल। उनका सबसे पहले तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही है, लेकिन क्या उनकी शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात होगी, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा दिलचस्पी। और कल जो खबर आई उसको माना गया कि एक ग्राउंड तैयार किया गया है ये शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात का। क्या कैसे देखते हैं सर? महत्वपूर्ण होगा यदि शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि पिछले लंबे समय से करीब 2020 से 24 आ गया, 4 साल से चीन और भारत के रिश्तों को लेकर बहुत ही तनाव एक तरह से रहा है। हालांकि दोनों सरकारें अपनी तरफ से बचाव करने की कोशिश करती रही। अभी तक तो इस पर भी चर्चा होती रही कि चीन घुसा था कि नहीं घुसा था, फिर भारत सरकार बार बार कहती रही कि आज नहीं तो कुछ अब हुआ। तो डिसएंगेजमेंट का लेकिन समझौता हो रहा है। हाँ, तो डिसएंगेजमेंट का मतलब ही क्या होता है? लेकिन कुछ वो भी engage हुआ महत्वपूर्ण होगा है, ना। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हम लोग अभी आगे बात नहीं, वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसको डिप्लोमेसी के हिसाब से समझिए। जब 2 राष्ट्र प्रमुख मिल रहे हों तो उससे पहले कुछ तो तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। ये तो क्या यदि बात करेंगे? डिसएंगेजमेंट की ये नहीं होता, 21 बैठकें कमांडर्स की हुई है, कमांडर लेवल की बैठक 21 हुई हैं, डिप्लोमेटिक बैठकें 31 हुई हैं। इसका मतलब मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत मुश्किल था। लेकिन जब 2 राष्ट्र प्रमुखों के मिलने की तैयारी हो तो उससे पहले कुछ ना कुछ बर्फ पिघलाने की जरूरत होती है। वो एक हिस्सा ये है। इसका एक एक्सेस और है सर आज के इसके ब्रिक्स समिट का। इसका ये मत भूलें कि ये जो अभी कनाडा के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, या वो भी है। या इवन अमेरिका ने जिस तरीके से पन्नू के केस में जो है नाम लिया है, तो उसमें उस सब के बीच में ब्रिक्स में बातचीत हो रही है। ब्रिक्स के अंदर कौन आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसको अभी एक बार फिर भी बड़ी तारीफ की व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सबसे अच्छा इस एक तरीके से समझाया है कि ब्रिक्स क्या है, कि हम लोग एंटी वेस्ट नहीं है, हम लोग नॉन वेस्टर्न ग्रुप है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेटिकल एडवांसमेंट कहां कहां कैसे करना है ये सीखा है, ये दुनिया को भी दिखाया है। वो जब ये कहते हैं ना, मतलब कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई किसी की मोदी डॉक्ट्राइन जो कहा जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स के मसले में, तो आखिर वो है क्या? कोई कहता है कि नहीं ये तो फिर उसी तरह से हो गया जैसे नेहरू जी कहते थे गुट निरपेक्ष। नेहरू जी का गुट निरपेक्ष ये था कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हम गरीब गुरबा दबा कुचला उनकी आवाज है, ऐसे वो बोलते थे। नहीं, उनका गुट निरपेक्ष था। 2 जो पावर थे सेंटर, वही रशिया और अमेरिका से अलग एक नई ताकत बना। हम किसी के साथ साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डर लगता था किसी एक के साथ जाएंगे तो हमारे ही जाएंगे, तो साफ साफ वो बात आनी चाहिए, डर लगता था। जब हम कहते हैं गरीब गुरबा की आवाज है तो क्या करेंगे भाई, हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमको जो यूएन मिशन है उसमें कैसे शामिल किया जा रहा है, हमको WHO कैसे दे रहा है, ये सारी बात। अब भारत कैसे बात करता है? भारत कह रहा है कि दुनिया में जो 2 ये ताकतें हैं, यानी अमेरिका और रशिया, और उसमें जो ट्रायंगल हुआ चाइना, ये भर नहीं है। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? जहां ज्यादा लोग हैं तो उसमें वो भारत की बात करता है, वहां उसमें अफ्रीकी नेशंस की बात करता है, और G20 में जब उसने शामिल कराया अफ्रीकी नेशन को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि भारत की प्रेसिडेंटशिप में अफ्रीका उनके साथ आ जाता है। तो नरेंद्र मोदी जब आज कजान में पहुंच रहे हैं, तो आप जरा सोचिए, दुनिया ये भी सोचेगी कि यही अकेला आदमी है जो अभी युद्ध चल रहा है उसको रोक सकता है। सर इस पर आगे क्योंकि हमें बातचीत लंबी करनी है, तो अभी
थोड़ा हम लोग बाकी जो बात कर रहे थे देश की खबरों की, उनकी हम बात कर लेते हैं, फिर हम लोग जब ब्रिक्स पर बात करेंगे आगे, और खास तौर पर चीन के साथ जो ये समझौता हुआ है हमारा बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट का, चीन को लेकर उसकी हम लोग आगे बात जोड़ देता हूं कि देखिए चीन के साथ भारत ने किस तरीके से कूटनीतिक ध्यान रखा। जब अभी 12 अक्टूबर को ताइवान का राष्ट्रीय दिवस था तो भारत को मुख्य अतिथि के रूप में ताइवान ने बुलाया था, तो भारत ने मना कर दिया कि मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आएंगे, और प्रतिनिधि भी भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत चाहता था कि ताइवान क्या जाकर कोई ऐसा चीन के साथ विवाद खड़ा ना हो जाए, और उसको भारत ने मना कर दिया। तो भारत जानता है कि इस समय चीन के साथ संबंध मधुर होना जरूरी है, और जो विवाद चल रहा है उसको निपटाना ज्यादा सर आगे 15 मिनट बाद इसी पर करेंगे। पहले आइए एक बार फिर महाराष्ट्र पर लौटते हैं हम लोग। महाराष्ट्र का आपको एक सर्वे की फाइंडिंग्स हम दिखा रहे थे, रीजन्स की हमने बात की। नॉर्थ महाराष्ट्र में किसको मानते हैं सर? नासिक बेल्ट, नासिक बेल्ट दोनों के लिए बराबर है, शिवसेना का भी हिस्सा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी है, दोनों का मिक्स है वहां ठीक पर। है। अब जरा 2024 का रिपोर्ट कार्ड देखिए। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो महायुति का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था इस बार। 48 में से केवल 18 सीटें उसको मिली थी, 30 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली थी, और महायुति का स्ट्राइक रेट था ओनली 35%, महाविकास आघाड़ी का स्ट्राइक रेट था 62%। अब क्या ऐसी ही आपको अब वोट अगर ऐसे पड़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर है, फिर तो ये चुनाव किधर जाएगा, लेकिन इतना सरल होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन विधानसभा लीड जो है ना इस तरह से ही नहीं थी, मतलब यदि विधानसभा लीड्स बहुत डिफरेंट थी। हाँ वो थोड़ा फर्क है, मैं बताता हूं, आगे 126 और 165 के करीब आगे बताऊंगा वो मैं आपको। अब मराठा वोटर्स का कितना असर है? मराठा वोटर्स मतलब रफली माने जाते हैं 28%, और ओबीसी वोटर 52% माने जाते हैं। लेकिन ओबीसी में चूंकि और बहुत सब कैटेगरीज हो जाएंगी, इसलिए जो एक मुश्त है ये 28% वाला मराठा वोटर, ये एक बड़ा होमोजीनियस चंक है और इसीलिए वहां मराठा अगर आरक्षण आंदोलन चल रहा है तो उसका एक अच्छा खासा असर रहेगा। और मराठा वोटर्स जो हैं, मेरी इस स्टडी में 33% माना गया। 100 सीटों पर निर्णायक होते हैं, 288 में से 100, तो बहुत बड़ा चंक है ये। और बाकी अगर आप देखें, अगर विदर्भ की हम लोग बात करते हैं, विदर्भ में 62 विधानसभा सीटें हैं, और विदर्भ भी अपने आप में एक बड़ा एक चंक है। और यहाँ पर भी अब इसलिए इतना झगड़ा चल रहा है शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के बीच में। विदर्भ में कौन आगे रहा है ये भी डेटा है, ये आपको बता दें। 2019 में विदर्भ में 29 सीटें बीजेपी को मिली थी और 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो ये बताता है जो भी बात आप कह रहे थे कि विदर्भ अब कांग्रेस से धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो उसमें शिवसेना की भी भूमिका थी, शिवसेना मिलकर साथ में लड़ी थी, तो कुछ एरिया है जहाँ रामटेक का एरिया, वर्धा का कुछ एरिया जहाँ शिवसेना का भी स्ट्रांग होल्ड है विदर्भ में। नहीं, इसमें एक और, चूंकि हम लोग ये बात करते हैं तो कई बार वो मुख्यमंत्री रहते देवेंद्र फडणवीस ने एक जलयुक्त शिविर योजना शुरू की थी। बड़ी मतलब आसान सी योजना है कि जहां पानी नहीं होता है वहां तालाब बनाए, सरकार थोड़ी सब्सिडी देती है ब्लॉक लेवल पर डीएम के यहाँ से, और उसका बड़ा प्रभाव है। जो पूरा विदर्भ का इलाका है, क्योंकि पानी की समस्या तो महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में है, तो वो देवेंद्र फडणवीस की योजना जिसका बहुत असर रहा, और जो ये माना जाता है कि जो खेतीहर लोग हैं, जो किसानी करने वाले लोग हैं, उनको इससे एक तरह से कहें कि अपने पाले में करने में भाजपा कामयाब हुई थी। विदर्भ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि नागपुर जो संघ मुख्यालय रहा है, वहाँ पर नितिन गडकरी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उसके तौर पर जीते 2014 में। बहुत लंबे समय बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जीता करती विलास मुत्तेवार जीते 5 बार से लगातार सांसद रहे वहाँ से। मतलब जहां संघ मुख्यालय है वही सीट। और रामटेक का जिक्र बार बार करते तो रामटेक का एक मतलब एक ऐतिहासिक संदर्भ है संघ के में, कि जो डॉक्टर हिडगेवार थे उनकी पहली गिरफ्तारी अंग्रेज शासन के खिलाफ रामटेक में हुई थी, जब वो छात्र नेता के तौर पर काम कर रहे थे, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक वहाँ पर जो समारोह होता था, दशहरा समारोह, वहाँ भाषण दिया था, तब उनकी पहली बार गिरफ्तारी रामटेक में हुई थी। अगले 2 ग्राफिक से आपको बेहतर समझ में आएगा बीजेपी की परेशानी क्या रही है 2019 के बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। सर इस पर आपका ध्यान चाहूंगा। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त कहां थी परसेंटेज वाइज वोट शेयर के साथ? रीजन में आपको बता रहा हूं। विदर्भ क्यों बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? 33% बढ़त सीटों पर बढ़त थी बीजेपी को विदर्भ में। मराठवाड़ा में 24% पर, मुंबई में 29% पर, नॉर्थ महाराष्ट्र में 26% पर, पश्चिमी महाराष्ट्र में 25% पर बीजेपी को लीड थी, कोंकण में 18% पर। तो बीजेपी के अपने दम पर विदर्भ उसके लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 2024 आते आते, अभी जो आप असेंबली सेगमेंट लीड्स की बात कर रहे थे, कंपेयर कीजिएगा 19 और 24 को। विदर्भ में 29 सीटों पर अगर बीजेपी आप जीती 2019 में, तो इस साल लोकसभा में 15 रह गया।
मराठवाड़ा में 16 अगर जीती थी 2019 तो इस बार 8 रह गया। मुंबई रीजन में 16 जीती थी 2019, इस बार 9 रह गया। नॉर्थ महाराष्ट्र में 13 सीटें जीती थी, इस बार नॉर्थ महाराष्ट्र में उसका परफॉर्मेंस बेटर हुआ, 20 पर उसको लीड्स मिली हैं 20 असेंबली सेगमेंट्स में। पश्चिमी महाराष्ट्र में 20 सीटें जीती थी, इस बार 17 पर उसको लीड थी। कोंकण में 11 का 11 रहा। अब देखिए 28 सीट लड़कर अगर भाजपा 9 सीटें जीती है तो जाहिर है कि उसके लिए सभी क्षेत्र उसी के अनुरूप रहे हैं। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी का वोट परसेंटेज अभी भी 26% रहा है, वो सबसे ज्यादा है। और दोनों पक्षों को देख लीजिए, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार को हालांकि 3.6% वोट है, लेकिन कांग्रेस, शरद पवार और शिवसेना को मिला दें तो वोट परसेंटेज दोनों के बराबर है। ये हमेशा करते समय ध्यान रखिए। दूसरी बात कि मराठवाड़ा में तो उसने 8 सीट लड़ा, 8 हार गई, आठों हार गई तो वाइप आउट हो गया, वाइप आउट हो गया। तो इसीलिए वो जो इस समय जो 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर 2024 के विधानसभा चुनाव की तुलना करना वो अब समीचीन नहीं है। जैसे 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से वहां टूट हुई है, तो उस आंकड़े के आधार पर आप कंप्लीट निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि दोनों पार्टियों में से किसका कितना परसेंट वोट ट्रांसफर हुआ, कितना कट गया है। वो इस विधानसभा से होगा। तीसरी बात है कि ये जो सर्वे है इसमें कुछ बातें तो उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे किया है, वो समझ में आती है कि इस समय महाविकास अघाड़ी इन मामलों में आगे है। जैसे वो बता रहे हैं कि बौद्ध और नौ बौद्ध, अभी आता हूं सर, वही तो मेन है। हाँ। अभी भी आता हूं उसमें। तो यह है। इसलिए ये जो है वो तो आंकड़े में से निकाले हुए आंकड़े हैं कि लोकसभा चुनाव के पास इनको इतना है, इनको इसके बाद इतना है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति हुई, पैदा क्यों हुई थी, जब तक उसका विश्लेषण होगा तभी इन आंकड़ों का भी सही विश्लेषण होगा कि ये आंकड़े आए क्यों थे। ठीक है। और हम लोग यहां लगातार चर्चा कर रहे हैं, पहला कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं असंतोष और विद्रोह था। ये बहुत बड़ा कारण बीजेपी के लिए पूरे महाराष्ट्र में, यूपी में, देश भर में था। कहीं कहीं लोगों ने उसको छोड़ के दिया, कहीं कहीं नहीं दिया है। तो महाराष्ट्र में एक बड़ा कारण वो था और उसके कारण लोगों ने प्रतिशोधात्मक में मतदान किए। दूसरा यह था कि शिवसेना दोनों को लेकर के एक कंफ्यूजन भी था और उसमें समस्याएं पैदा हुई। जिस ढंग से अजीत पवार तीसरा तुरंत आए थे, उसको बीजेपी और शिवसेना के लोग तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाए। शिवसेना के बहुत लोगों को लगा कि आ गया तो हमारा हिस्सा खाएगा, ये अगर नहीं हारा, इसके चक्कर में रह गए तो हमारी सीटें चली जाएंगी। तो वो एक बड़ी लड़ाई उस समय वो थी। और चौथा जो कारण था, जो वहां दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है, आप जानते ही हैं कि जो बीजेपी के लिए हमेशा टफ रहा है। तो जब संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और अंबेडकर जी वहीं के थे और वहां का दलित जो है मूवमेंट इतना आक्रामक रहा है, तो उसका एक व्यापक असर हुआ उसमें। अब यह देखना है कि इसीलिए ये आंकड़े जो हैं वो आने वाले समय में विधानसभा में बदलेंगे, लोकसभा का वातावरण नहीं है। इसमें तो किसी को भी शक नहीं है। अभी आपने जो सामाजिक वर्गों में किसको कितनी बढ़त या कौन पीछे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। अब ये इसमें एक चीज और भी ध्यान देना चाहिए, जो विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह इंटैक्ट है। उसको जो उम्मीद थी मुंबई में, जो शिंदे जी से उम्मीद थी, जो विदर्भ और मराठवाड़ा में अजीत पवार और शिंदे दोनों से उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हो पाई। आप देखिए सीधे सीधे 29 से 15 हो गए, 16 से 8 हो गए, 16 से 9 हो गए, तो वो बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है ये ओनली बीजेपी है, नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं। ओवरऑल सीट के लिहाज से जो कहते हैं ना, सीट जो कम हो गई अभी लोकसभा के लिहाज से, तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं, यहां जो उसको उम्मीद थी कि जुड़ जाएगा, तो भाजपा की परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई है। भाजपा की परफॉर्मेंस जस की तस है, उनको जो जोड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़ा और उधर वो तीनों मिलकर जुड़ गए। ये महत्वपूर्ण है। तो जो अभी जिस विदर्भ में भाजपा कांग्रेस मिलकर 27 सीटें लाई थी ना विधानसभा सीटें में, बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी। विदर्भ में बीजेपी शिवसेना मिलकर 27 सीटें लाई थी। कांग्रेस और राकपा को उस समय भी जो है ना 34 सीटें थी और उसमें से 4 रह गए शिंदे के साथ, 8 उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। तो इसीलिए इसी तरह से मुंबई में आप देखेंगे तो 36 में से शिवसेना ने 22, ये ध्यान रखिए, वो शिवसेना के कारण जो है दोनों मिलके बीजेपी का सीटें जीती। वही कह रहा हूं कि सबसे कम स्ट्राइक रेट बीजेपी का। अजीत पवार के बाद सबसे कम स्ट्राइक रेट 6 पार्टियों में। उसके पीछे वजह भी यही है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लड़ी और जहां उसको जो सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिला, जिसको हम लोग बार बार ये कहते रहे कि क्या अजीत पवार कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और मैं इसको बार बार कहता हूं कि लोकसभा में तो नहीं किए,
अब विधानसभा कर पाएंगे बीजेपी क्या? को उसका ये अपना सवाल। वोट मिला था। बीजेपी को उसका अपना वोट मिला, नहीं वोट मिला होता जिस वोट प्रतिशत पर खड़ी है 26% प्लस पर, वो नहीं होता। बीजेपी के अंदर भी इस बात को बहुत नाराजगी थी कि भाई 105 आपके पास विधायक है, उसके बाद भी आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश करने की राजनीति की है महाराष्ट्र के अंदर, वो गठबंधन की राजनीति से ज्यादा वो इस चिंता में लगे रहे पूरे समय कि मेरी शिवसेना कैसे मजबूत हो, मेरा पक्ष गठबंधन के अंदर कैसे मजबूत हो, और आने वाले विधानसभा पहले चुनाव अपनी में गद्दी मजबूत करेंगे तो ना वो सर। उसमें लगे रहे। तो इस चक्कर में वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके अंदर नाराजगी रही कि इतना मजबूत होने के बाद भी हम लेकिन ये आप जब कह रहे हैं तो मैं अच्छा याद दिला दूं, क्योंकि उसका ग्राफिक नहीं होगा, क्योंकि वो इस सर्वे में इस तरीके से नहीं है, लेकिन मेंशन्ड है। नंबर 1 चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के लोगों का इस वक्त? आप जानते हैं इस सर्वे के हिसाब से? एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं। मैं यही अगर कोई लॉजिक ये देगा कि भाई अभी तो एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है, तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रहे, एकनाथ शिंदे नंबर 1 चॉइस है। और दूसरी बात इसमें दो बातें समझने की, भाई एकनाथ शिंदे के साथ जो भी समीकरण आपका बना और लोकसभा में यदि उसकी परफॉर्मेंस रही तो क्या उसमें कोई बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि विधानसभा चुनावों में तो एकनाथ शिंदे ज्यादा ताकत के साथ लड़ेंगे क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है। लोकसभा में फिर भी उन्होंने बीजेपी के लिए कुछ सीट छोड़ी होगी। और दूसरी बात, जब हम बार बार ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी की ताकत बनी हुई है, तो बीजेपी की तो स्ट्राइक रेट कम हुई है। और अगर बीजेपी इतनी ताकत की है तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। वो कह रहे हैं ये वोट शेयर इतना डाउन, मतलब इतना वोट शेयर नहीं रहता। नहीं ओवरऑल आप देखिए ना, इस समय 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो कम से कम 2 पार्टियां तो आपके खिलाफ खड़ी हो ही रही है ना। तो यदि बीजेपी की ताकत केवल 25% वोट है तो 75% वोट आपके पास नहीं है ना। नहीं, ऐसे अगर जोड़ेंगे ये वाला गणित आपने अच्छा, गजब चले, किया अभिजीत जी। नहीं, एक लाइन एक तो बोलने ब्रेक का दीजिए, वक्त हो जरूरी गया। लाइन है। तीनों को मिला के तब तो 42% 16% है, तो मतलब 84% सब उनके खिलाफ हैं, 18% है, 13% है और 3% है। तो उनके खिलाफ कितने लोग हैं? 42% वोट ये